अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है और इस लड़के को क्यों पीट रही है। तो इस लड़की का नाम है अनन्या और लड़के का नाम है रंगा। चलो तो शुरू से शुरू करते हैं। शहर के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त बाजार जन सेवा बाजार की सुबह किसी बहुरंगी सपने की तरह होती थी। मसालों की तीखी खुशबू, फूलों की मीठी महक, ताज़ी सब्जियों की सौंधी गंध और इंसानों के कोलाहल से मिलकर एक ऐसा संगीत बनता था जो जिंदगी का संगीत लगता था। इसी भीड़ और शोर में एक कोने में एक छोटी सी मगर बेहद करीने से सजी दुकान अपनी जगह बना रही थी। हाथ से बने सामान, कलाकृतियों और पेंटिंग्स की दुकान। दुकान की मालकिन आन्या लगभग 25 साल की एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर एक शांत मुस्कान हमेशा रहती थी। उसने हाल ही में ये दुकान खोली थी। बाजार के बाकी दुकानदारों ने उसे देखा, परखा और फिर अपने काम में लग गए। यहाँ हर कोई अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा था। किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं था। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि आन्या की ये छोटी सी दुकान जल्द ही पूरे बाजार की तकदीर बदलने वाली थी। सेवा बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि ये एक भ्रष्ट तंत्र की सुनहरी मुर्गी भी था। स्थानीय राजनेता भानु प्रताप इस इलाके का बेताज बादशाह था। उसके गुंडे, जिनका सरगना रंगा नाम का एक खूंखार आदमी था, बाजार के हर दुकानदार से हफ्ता वसूली करते थे। ये एक अलिखित नियम था जिसे सब जानते थे और डर के मारे मानते भी थे। स्थानीय पुलिस की भूमिका मूक दर्शक की नहीं, बल्कि इस वसूली में बराबर के हिस्सेदार की थी। हवलदार पांडे हर शाम रंगा के साथ चाय पीता था और अपना हिस्सा लेकर चला जाता था। ये चक्र सालों से चल रहा था। आन्या की दुकान को खुले अभी एक हफ्ता ही हुआ था। एक दोपहर जब बाजार में भीड़ अपने चरम पर थी, रंगा अपने 2 गुंडों और हवलदार पांडे के साथ आन्या की दुकान पर आ धमका। उसका डील डॉल और आंखों की क्रूरता ही किसी को डराने के लिए काफी थी। ए लड़की, नई दुकान खोली है, बाजार का नियम कानून पता है या नहीं? आन्या ने शांति से सिर उठाया। कैसा नियम? रंगा हंसा। उसके पीले दांत दिखाई दिए। यहां दुकान चलानी है तो सेवा शुल्क देना पड़ता है। भानु भैया का इलाका है, उनकी छत्र छाया में ही सब धंधा करते हैं। हफ्ता निकाल। आन्या की आंखों में डर का कोई भाव नहीं था। मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगी। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी गुंडे को क्यों दूं? ये सुनना था कि रंगा और उसके गुंडे सन्न रह गए। आज तक किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हवलदार पांडे ने आगे बढ़कर कहा, देख छोरी, ज्यादा होशियारी मत दिखा। जैसा सब करते हैं वैसा ही कर और मामला रफा दफा कर। यहां रहना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम बेईमानी और लूट पर बना है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी, आन्या ने दृढ़ता से कहा। रंगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक पेंटिंग उठाई और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। या तो हफ्ता देगी या ये दुकान बंद हो जाएगी। फैसला तेरा है। वे चारों चले गए, लेकिन दुकान के बाहर खड़े दूसरे दुकानदार जो ये सब देख रहे थे, उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। पास की दर्जी की दुकान वाले रामलाल काका ने डरते डरते आन्या के पास आकर कहा, बेटी, ये तूने क्या किया? इन लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। 200-400 रुपए देकर अपनी जान और इज्जत बचा ले। ये लोग बहुत बुरे हैं। आन्या ने टूटी हुई पेंटिंग को उठाते हुए कहा, काका, अगर आज डर गई तो जिंदगी भर डरकर ही जीना पड़ेगा, और मैं उस तरह जीने के लिए तैयार नहीं हूं। का इनकार भानु प्रताप के अहंकार पर एक सीधा हमला था। उसके लिए ये पैसे का नहीं, बल्कि अपने दबदबे का सवाल था। उसने रंगा को आदेश दिया कि उस लड़की को ऐसा सबक सिखाओ कि बाजार में कोई दूसरा सिर उठाने की हिम्मत न करे। अगले दिन से आन्या के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह जब वो दुकान खोलने आई तो उसने देखा कि किसी ने रात में उसकी दुकान के शटर पर कालिक पोत दी थी और ताला तोड़ने की कोशिश की थी। जब उसने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की
तो हवलदार पांडे ने उसकी रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया और उल्टे उसी पर इल्जाम लगाया कि वो खुद ही प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब कर रही है। रंगा के गुंडे अब रोज उसकी दुकान के सामने खड़े हो जाते। वे ग्राहकों को डराते, धमकाते और भगा देते। उन्होंने बाजार में ये अफवाह फैला दी कि आन्या चोर है और चोरी का माल बेचती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने हद पार कर दी। एक दिन जब आन्या अपनी दुकान पर अकेली थी, रंगा अपने गुंडों के साथ आया और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर चिल्लाने लगा, ये देखो सब, ये औरत शरीफ होने का ढोंग करती है, लेकिन ये धंधा अपनी कला का नहीं, किसी और चीज का करती है। उसने चिल्लाकर कहा। बाजार के लोग इकट्ठा हो गए। आन्या का चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। लोग कानाफूसी करने लगे। कोई उसे बेचारी कह रहा था, कोई उसे जिद्दी और मूर्ख बता रहा था। उसे एक असहाय पीड़िता के रूप में देखा जा रहा था, जो एक भ्रष्ट सिस्टम से टकराकर खुद को बर्बाद कर रही थी। अब बात अनन्या के चरित्र पर आ गई थी, तो अब वो शांत कैसे रहती। तभी रंगा अनन्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर रंगा को नीचे गिराकर पीटने लगती है। मुश्किल से रंगा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। शाम को जब वो दुकान बंद कर रही थी, तो सब्जी बेचने वाली शांति देवी उसके पास आई। पुत्र, मान जा मेरी बात, इन जानवरों के मुंह मत लग। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार टूटी तो फिर नहीं जुड़ती। दे दे पैसे और खत्म कर ये किस्सा। आन्या ने शांति देवी की आंखों में देखा। उनमें हमदर्दी थी, लेकिन डर भी था। उसने एक गहरी सांस ली। माँ जी, अगर हम सब ऐसे ही डरते रहे तो ये जानवर और ताकतवर होते जाएंगे। किसी को तो आवाज उठानी होगी। उस रात आन्या अकेली थी, लेकिन हारी नहीं थी। उसके अपमान की आग ने उसके इरादों को और भी मजबूत बना दिया था। उसे पता था कि अब उसे लड़ने का तरीका बदलना होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये पूरे बाजार की लड़ाई बनने वाली थी। आन्या ने समझ लिया था कि सीधी लड़ाई से वो इन लोगों को नहीं हरा सकती। उसे दिमाग से काम लेना था। उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो सिर्फ अपनी दुकान पर नहीं बैठती थी, बल्कि बाजार के दूसरे दुकानदारों से घुलने मिलने लगी। वो रामलाल काका की दुकान पर जाकर उनके पुराने हिसाब किताब को ठीक करने में मदद करती। वो शांति देवी के बेटे को स्कूल का काम करने में मदद करती। उसने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। उसने दुकानदारों को ये नहीं कहा कि वे लड़ें, बल्कि उसने उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। काका, आप जो हफ्ता देते हो उसकी कोई रसीद मिलती है? नहीं ना, ये गैर कानूनी है। शांति माँ जी, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए कितनी योजनाएं बनाई हैं, आपको पता है? ये लोग उस पैसे को भी खा जाते हैं। शुरुआत में लोग उसकी बातें सुनने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। वे सालों से लुट रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया था कि वे गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आन्या ने एक और काम शुरू किया। उसने अपने फोन से चुपके से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब भी रंगा या उसके गुंडे किसी से वसूली करते, वो दूर से रिकॉर्ड कर लेती। उसने दुकानदारों को भी सिखाया कि वे अपने पास एक छोटा सा रजिस्टर रखें और उसमें वसूली की तारीख, समय और राशि लिखें। उसका सबसे बड़ा हथियार बना तकनीक। उसने एक गुमनाम सोशल मीडिया पेज बनाया, जिसका नाम था जन सेवा बाजार की आवाज। इस पर वो बाजार की समस्याओं, वसूली के किस्सों और भ्रष्ट पुलिस वालों की तस्वीरें बिना किसी का नाम लिए पोस्ट करने लगी। उसने इन पोस्ट्स में स्थानीय समाचार चैनलों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टैग करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम उठाया। उसने सभी दुकानदारों से कहा, कल हम सब विरोध करेंगे, लेकिन बिना विरोध किए। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक हम सब अपनी अपनी दुकानों में वार्षिक स्टॉक गणना का बोर्ड लगाकर शटर आधा बंद कर देंगे। कोई नारेबाजी नहीं,
कोई जुलूस नहीं, बस 1 घंटे के लिए पूरा बाजार शांत हो जाएगा। अगले दिन ठीक 1 बजे जनसेवा बाजार में सन्नाटा पसर गया। सभी दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। रंगा और उसके गुंडे जो वसूली के लिए आए थे, वे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहे। वे किस पर चिल्लाएं, किसे धमकाएं। ये एक मूक लेकिन शक्तिशाली विरोध था। इस 1 घंटे के बंद ने भानु प्रताप को लाखों का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट और लोडिंग अनलोडिंग के काम भी इसी बाजार पर निर्भर थे। ये घटना शहर के स्थानीय समाचारों में आ गई। जनसेवा बाजार का रहस्यमयी बंद सुर्खी बन गया। अब बड़े अधिकारियों पर दबाव बनने लगा था। भानु प्रताप बौखला गया। उसे समझ आ गया था कि इस सब के पीछे वही लड़की आन्या है। उसने फैसला किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इस लड़की को रास्ते से हटाना ही होगा। भानु प्रताप ने रंगा को बुलाया। उस लड़की का बहुत हुआ। आज रात उसकी दुकान में आग लगा दो और ऐसा इंतजाम करो कि इल्जाम किसी और पर लगे और उसे किसी झूठे केस में फंसाकर अंदर कर दो। कहानी खत्म। लेकिन भानु प्रताप ये नहीं जानता था कि आन्या का नेटवर्क अब बाजार में फैल चुका था। रंगा के एक गुंडे ने, जिसे आन्या ने एक बार उसके बीमार बच्चे के लिए दवा खरीद कर दी थी, चुपके से ये सारी बात रामलाल काका को बता दी। रामलाल काका कांपते हुए आन्या के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बता दिया। बेटी, भाग जा यहां से, ये लोग तुझे मार डालेंगे। आन्या के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने काका को दिलासा दिया, आप चिंता मत कीजिए काका, आज रात इस बाजार से बुराई का अंत होकर रहेगा। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। सबूत पक्के हैं, टीम तैयार रखो, लोकेशन मैं भेज रही हूं। आज रात भानु प्रताप और उसका पूरा गिरोह एक साथ मिलेगा। उस रात बाजार में रोज की तरह अंधेरा छा गया। रंगा और उसके आदमी मिट्टी का तेल लेकर, दूसरी तरफ भानु प्रताप अपने बाजार के पास वाले दफ्तर में हवलदार पांडे और दूसरे भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ बैठकर हफ्ते की वसूली का हिसाब कर रहा था। नोटों की गड्डियां मेज पर पड़ी थीं। जैसे ही रंगा ने आन्या की दुकान पर तेल छिड़का और माचिस जलाने वाला था, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई और चारों तरफ से गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक टीम ने रंगा और उसके गुंडों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी और सबसे बड़ी टीम ने भानु प्रताप के दफ्तर पर धावा बोल दिया। भानु प्रताप, हवलदार पांडे और उनके साथी वसूली के पैसों के साथ पकड़े गए। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे, मीडिया कर्मी चिल्ला रहे थे। यह एक परफेक्ट जाल था। भानु प्रताप चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं मैं कौन हूं? तभी अंधेरे में से एक वो आन्या थी, लेकिन आज वो साधारण कपड़ों में नहीं थी और उसके चेहरे पर एक अधिकारी का आत्मविश्वास था। एक उच्च पुलिस अधिकारी एसपी शर्मा उसके पास आए और उसे सैल्यूट किया। ऑपरेशन सफल रहा मैडम। कि जो भी दुकानदार ये सब देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए थे, वे हैरान रह गए। रामलाल काका और शांति देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जिस लड़की को एक बेचारी जिद्दी पीड़िता समझ रहे थे, उसे एक सीनियर पुलिस अफसर सैल्यूट कर रहा था। भानु प्रताप की आंखें भी अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? आन्या उसके सामने आई। उसकी आवाज में अब एक अधिकारी की दृढ़ता थी। मैं अनन्या शर्मा हूं, इस जिले की नई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम। एक पल के लिए वहां पूरा सन्नाटा छा गया। अनन्या ने बोलना जारी रखा। हमें कई महीनों से शिकायतें मिल रही थीं कि इस शहर के बाजारों में एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क चल रहा है, जो राजनेताओं, गुंडों और पुलिस की मिलीभगत से चलता है। लेकिन कोई भी गवाह सामने आने को तैयार नहीं था और हमारे सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग थे जो जानकारी लीक कर देते थे।
इस चक्र को तोड़ने के लिए मुझे खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ा। मुझे यहाँ एक आम लड़की बनकर आना पड़ा ताकि मैं आप लोगों के डर को, आपकी बेबसी को समझ सकूं और इस गिरोह के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकूं जिन्हें कोई अदालत झुठला न सके। उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया। मेरे पास महीनों की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप्स, वसूली के हिसाब किताब की तस्वीरें और सबसे बढ़कर इस बाजार के कुछ बहादुर लोगों के गुप्त बयान हैं जो अब डरने वाले नहीं हैं। ये सुनकर रामलाल काका और शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, सम्मान के थे। अनन्या ने भीड़ में खड़े दुकानदारों की तरफ मुड़कर कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये आप सबकी लड़ाई थी। आपने जो एकता दिखाई, जो साहस दिखाया, उसी की वजह से आज ये संभव हो पाया है। आज से जन सेवा बाजार सच में जनता की सेवा करेगा, किसी गुंडे की नहीं। कुछ हफ्ते बाद अब हवा में डर नहीं बल्कि आजादी थी। दुकानदार बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे थे। भानु प्रताप और उसका पूरा गिरोह सलाखों के पीछे था और भ्रष्ट पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया था। एक दिन एसडीएम अनन्या शर्मा अपनी सरकारी गाड़ी में बाजार का दौरा करने आई। वो अब अपनी आधिकारिक भूमिका में थीं। रामलाल काका और शांति देवी उनसे मिलने आए। मैडम, आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी, शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा। अनन्या मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, बस आप लोगों को ये याद दिलाया कि जब जनता एक हो जाती है तो बड़े से बड़ा भ्रष्ट तंत्र भी घुटने टेक देता है। अपनी ताकत को कभी कम मत समझना। उस दिन के बाद जन सेवा बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया। एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि कैसे एक अकेली चिंगारी अगर सही इरादे और बुद्धिमानी से जलाई जाए तो भ्रष्टाचार के घने जंगल को भी जलाकर राख कर सकती है और एक नई उम्मीदों भरी सुबह का आगाज कर सकती है।